गुड सिटीजन और गुड ह्यूमन बीइंग, क्या ये दोनों एक ही है? मतलब यदि मैं एक गुड सिटीजन हूँ तो क्या इसका मतलब मैं एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हूँ? गुड सिटीजन का अर्थ होता है एक ऐसा नागरिक जो अपने राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करता हो। और गुड ह्यूमन बीइंग का अर्थ है एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जीता हो। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि एक गुड सिटीजन एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हो। मतलब एक गुड सिटीजन जो अपने राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि इन कानूनों और नियमों का पालन करते हुए वह एक हैप्पी और वर्चुअस लाइफ भी जीता हो। लेकिन ऐसा होना असंभव नहीं है। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक गुड सिटीजन एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हो। मतलब एक गुड सिटीजन जब अपने राजनीतिक व्यवस्था के नियमों और कानूनों का पालन करे, तो इन नियमों और कानूनों का पालन करते हुए वह हैप्पीनेस और एक वर्चुअस लाइफ को भी जी पाए। तो ऐसा होना संभव है, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। सिर्फ एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के अधीन ही एक गुड सिटीजन एक गुड ह्यूमन बीइंग भी होगा। तो इस वीडियो में हमें समझना है कि एरिस्टोटल जिस बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये हमें समझना है इस वीडियो के द्वारा। तो जैसा कि हम जानते हैं, एरिस्टोटल के मेथड को, किसी भी चीज को समझाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, उस चीज के प्रेजेंट नॉलेज, प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग को वो पहले एनालाइज करते हैं। यदि उन्हें किसी चीज को डिफाइन करना है तो उस चीज के एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस को वो सबसे पहले एनालाइज करेंगे। तो यहां पर एरिस्टोटल हमें बताना चाहते हैं कि बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो अपने बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले एरिस्टोटल सारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स को एनालाइज करेंगे। मतलब एंशिएंट ग्रीस में जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था वर्क कर रही थी, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स वर्क कर रहे थे, उन्हें वो सबसे पहले एनालाइज करेंगे और अपने इस एनालिसिस के द्वारा ही वो हमें बताएंगे कि बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम उनके अनुसार क्या है। तो एरिस्टोटल लगभग 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस को कलेक्ट करते हैं और 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम्स को वो एनालाइज करते हैं और अपने इस एनालिसिस के द्वारा वो एक क्लासिफिकेशन तैयार करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स का। वो सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को 6 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। 6 टाइप्स में वो क्लासिफाई करते हैं सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को, और इन्हीं 6 टाइप्स में से कोई एक ऐसा टाइप होगा जो हमारे लिए और एरिस्टोटल के लिए बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम होगा। तो आइए देखते हैं कि एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल सिस्टम्स को किस तरह 6 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया। तो जब भी हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्लासिफिकेशन किसी बेसिस पे करते हैं, किसी आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्लासिफाई करने का जो बेसिस है एरिस्टोटल के लिए, वो क्या है, ये हमें जानना है। तो एरिस्टोटल 2 तरह की बेसिस को रखते हैं। 2 बेसिस पे, 2 आधारों पे एरिस्टोटल पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्लासिफाई करते हैं। जो पहला बेसिस है वो है हु रूल्स, शासन कौन करता है, कौन शासन कर रहा है। ये पहला बेसिस है, पहला आधार है जिसके अनुसार एरिस्टोटल अपने इन पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्लासिफाई करेंगे। और जो दूसरा आधार है, दूसरा बेसिस है, वह है इन हुज इंटरेस्ट,
शासन कौन करता है और किसके हित के लिए करता है, ये दूसरा आधार है। तो हु रूल्स, इसको हम फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक व्यक्ति शासन कर सकता है, ठीक है, 1, व्यक्तियों का एक छोटा समूह शासन कर सकता है, फ्यू, या बहुत सारे लोग मिलकर शासन कर सकते हैं, मैनी। तो हु रूल्स, 1, फ्यू और मैनी। नाउ इन हुज इंटरेस्ट, किसके हित में ये लोग शासन करेंगे, 1, फ्यू या मैनी। तो एरिस्टोटल कहते हैं इसमें 2 तरह की बातें हो सकती हैं। ये शासन कर सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट में, जनता के हित के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट में ये शासन कर सकते हैं, ठीक है, आम हित के लिए ये शासन कर सकते हैं, या तो ये शासन कर सकते हैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए ये शासन कर सकते हैं। तो हु रूल्स, 1, फ्यू और मैनी, इन हुज इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट। ये था एरिस्टोटल के इस क्लासिफिकेशन का बेसिस, आधार। तो आइए देखते हैं कि इन 6 पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में एरिस्टोटल क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर हम एक टेबल बना लें। तो जो हमारा पहला बेसिस है वो है इन हुज इंटरेस्ट, शासन किसके हित में किया जा रहा है और शासन कौन कर रहा है, हु रूल्स। तो हु रूल्स, सिंगल पर्सन, सेलेक्ट फ्यू या मैनी। रूल बाय अ सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति शासन करता है, यह व्यक्तियों का एक छोटा समूह शासन करता है, रूल बाय अ फ्यू, या बहुत सारे लोग मिलकर शासन करते हैं, रूल बाय द मैनी। इन हुज इंटरेस्ट, अगर शासन कॉमन इंटरेस्ट में हो रहा है, जनता के हित के लिए हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है, तो ऐसे शासन को हम नॉर्मल रूल कहेंगे। एरिस्टोटल ऐसे शासन को नॉर्मल रूल कहते हैं जहां पर शासन कॉमन इंटरेस्ट में हो। इन हुज इंटरेस्ट, इफ द रूलर, जो रूलर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट में अगर शासन करते हो, अपने स्वयं के हित को पूरा करने के लिए शासन करते हो, तो ऐसे शासन को परवर्टेड रूल कहते हैं एरिस्टोटल। परवर्टेड रूल, जहां पर रूलर शासन अपने हितों की पूर्ति के लिए करे, वैसे शासन को परवर्टेड रूल कहते हैं। तो नॉर्मल रूल के अंतर्गत कौन कौन सी राजनीतिक व्यवस्थाएं आएंगी? जब एक व्यक्ति, सिंगल पर्सन, कॉमन इंटरेस्ट में शासन करे तो उसे हम कहते हैं मोनार्की। मोनार्की, जब लोगों का एक छोटा समूह कॉमन इंटरेस्ट में शासन करे तो उसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। और जब बहुत सारे लोग मिलकर कॉमन इंटरेस्ट में शासन करें तो उसे हम कहते हैं पॉलिटी। यह है नॉर्मल रूल, ठीक है। अब देखते हैं परवर्टेड रूल को, जहां पर शासन अपने हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा हो, जहां पर शासन, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति अपने हित की पूर्ति के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए शासन करे एक व्यक्ति, तो हम इसे कहेंगे टिरनी। जब व्यक्तियों का एक छोटा समूह अपने स्वयं के हितों के पूर्ति के लिए शासन करे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए शासन करें, तो इसे हम कहेंगे ओलिगार्की, ठीक है। और जब बहुत सारे लोग मिलकर शासन करें अपने स्वयं के हितों के पूर्ति के लिए, तो इसे हम कहेंगे डेमोक्रेसी। तो परवर्टेड रूल के अंतर्गत है टिरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को एरिस्टोटल एक परवर्टेड रूल मानते थे, ठीक है। नाउ मोनार्की में जो शासन होगा वो ऑनर के लिए होगा। एरिस्टोटल कहते हैं यहां पर जो शासन है वो ऑनर के लिए है। एरिस्टोक्रेसी में जो शासन होगा वो वर्च्यू के लिए होगा। जो शासक है वो लोगों में वर्च्यू, सद्गुण के विकास के लिए शासन करेंगे, वर्च्यू को डेवलप करने के लिए यह शासन होगा एरिस्टोक्रेसी में, ठीक है। लोगों के वर्च्यू को डेवलप करने के लिए यहां पर शासन होगा। टिरनी में जो शासन होगा वो प्लेजर के लिए होगा। जो डिक्टेटर है, जो टायरेंट है, वो अपने प्लेजर के लिए शासन करेगा। ओलिगार्की में जो शासन होगा वो वेल्थ के लिए होगा, ठीक है।
और डेमोक्रेसी में जो शासन होगा वो फ्रीडम के लिए होगा। लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग करेंगे क्योंकि ये रूल बाय द मेनी है। पॉलिटी के लिए एरिस्टोटल ऐसा कोई उद्देश्य नहीं तय करते, इसलिए मैंने पॉलिटी के लिए जगह को खाली छोड़ दिया है। तो ये था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम्स का जो क्लासिफिकेशन है एरिस्टोटल के द्वारा जो किया गया है वह ये है। 6 कैटेगरीज में, 6 टाइप्स में एरिस्टोटल पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिवाइड करते हैं। और आपको याद रहे, हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को जो बेस्ट हो, जहां पर गुड सिटीजन होना, गुड ह्यूमन बीइंग होना है। ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को हम ढूंढ रहे हैं। और क्योंकि एरिस्टोटल ने सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को 6 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, तो वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, वह इन्हीं 6 में से कोई एक होगा। तो आइए देखते हैं कि इन 6 में से कौन सा वो पॉलिटिकल सिस्टम है जो बेस्ट है एरिस्टोटल के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोनार्की के साथ। तो क्या मोनार्की एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है? ये एक नॉर्मल रूल है जहां पर शासन जनता के हित के लिए होता हो, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं ये बेस्ट नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। एरिस्टोटल का कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो पूरी तरह से वर्चुअस हो, ये बहुत ही कठिन है, असंभव है। और यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल भी जाता है तो वो ईश्वर के समान होगा, गॉड के समान होगा। और यदि हम एक ऐसे व्यक्ति के शासन के अधीन आ जाए जो ईश्वर तुल्य हो, गॉड के समान हो, तो हमें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है सब कुछ कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो हमें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम अपने रैशनैलिटी को यूज़ कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे मोनार्की के अंतर्गत। तो इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि मोनार्की प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसे वो रिजेक्ट करते हैं, नॉट प्रैक्टिकल कहकर। फिर है एरिस्टोक्रेसी। इसे भी एरिस्टोटल कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर एरिस्टोक्रेसी प्रैक्टिकल होता तो शायद एरिस्टोटल के लिए ये बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम होता, क्योंकि एरिस्टोटल भी प्लेटो की तरह मानते थे कि शासन एक कला है और इस कला में जो पारंगत है उसे ही शासन करने दिया जाना चाहिए। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब कुछ लोगों का एक छोटा समूह जो वर्चुअस हो और जो शासन कर रहे हो लोगों में वर्च्यू के विकास के लिए, उन्हें सद्गुण का विकास करने के लिए शासन करते हो। तो यदि ऐसा संभव होता तो एरिस्टोटल के लिए ये बेस्ट होता। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि ये संभव नहीं है। यदि हमें एक एरिस्टोक्रेसी मिल भी जाता है, एक छोटा समूह मिल जाता है लोगों का जो पूरी तरह से वर्चुअस हो, तो संभावना है कि यह एरिस्टोक्रेसी करप्ट हो जाए और ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाए। एरिस्टोटल को डर था कि एरिस्टोक्रेसी करप्ट हो सकती है और ओलिगार्की में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए एरिस्टोटल एरिस्टोक्रेसी को प्रैक्टिकल नहीं मानते, इसे भी वो रिजेक्ट करते हैं, नॉट प्रैक्टिकल कहकर। ठीक है, लेकिन यदि ये प्रैक्टिकल होता तो शायद ये एरिस्टोटल के लिए बेस्ट होता, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। और एरिस्टोक्रेसी में हमेशा ये डर बना रहता है कि ये ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए एरिस्टोटल इसे भी बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं मानते। तो अब हमारे पास बचता है टिरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, जिसे एरिस्टोटल पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। ये बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन पॉलिटिकल सिस्टम्स में जो नेचर ऑफ अथॉरिटी है, सत्ता का जो प्रकृति है, मतलब रूलर और रूल्ड के बीच का जो रिलेशनशिप है, वो पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल नहीं है। जैसा हमने बताया था, पॉलिटिकल अथॉरिटी, एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप वैसा रिलेशनशिप होता है जहां पर रूलर और रूल्ड के बीच कोई इनइक्वालिटी ना हो, दोनों इक्वल हो, रूलर और रूल्ड। यदि मैं शासन कर रहा हूं तो मैं शासित होने के लिए भी केपेबल हूं। दैट मीन्स आई एम एबल टू बोथ रूल एंड रूल्ड। तो एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में
जहां पर अथॉरिटी पॉलिटिकल हो, वहां पर रूलर और रूल्ड के बीच का रिलेशनशिप इक्वालिटी पे बेस्ड होगा, क्योंकि इन पॉलिटिकल सिस्टम में जो नेचर ऑफ अथॉरिटी है वो पॉलिटिकल नहीं है। रूलर और रूल्ड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं है, वह एक मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप है। दैट मीन्स एक डोमिनेट करेगा और दूसरा एक्सप्लॉइट होगा। तो क्योंकि ये मास्टर और स्लेव के बीच का रिलेशनशिप है यहां पर टिरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी में, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम्स पूरी तरह से रिजेक्टेड है, ये बेस्ट हो ही नहीं सकते। एरिस्टोटल ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, टिरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी को एरिस्टोटल ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी को तो नॉन प्रैक्टिकल कहकर रिजेक्ट किया, नॉट प्रैक्टिकल ये कहकर रिजेक्ट किया, और टिरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी को वो रिजेक्ट करते हैं यह कहकर कि यहाँ पर जो नेचर ऑफ अथॉरिटी है वो पॉलिटिकल नहीं है, रिलेशनशिप रूलर और रूल्ड के बीच इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं है, ये रिलेशनशिप मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप है। यहाँ पर एक डोमिनेट करेगा और दूसरा एक्सप्लॉइट होगा। तो इसे भी एरिस्टोटल इन तीनों पॉलिटिकल सिस्टम्स को रिजेक्ट करते हैं। हमारी कोशिश जारी है एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को अटेन करने की। तो आइए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर चीजों को समराइज करते हैं। ठीक है, नाउ एरिस्टोटल कहते हैं कि ह्यूमन कैपेसिटी, हमारा जो ह्यूमन कैपेसिटी है, जो यूनिक कैपेसिटी है हमारे भीतर, वो है रैशनैलिटी। ठीक है, रीजन का यूज करना, लैंग्वेज का यूज करना, रैशनैलिटी, सोचना, विवेक का इस्तेमाल करना, ये हमारा ह्यूमन कैपेसिटी है, यूनिक कैपेसिटी है। और अपने इस यूनिक कैपेसिटी को हम पूरी तरह से यूटिलाइज, इस कैपेसिटी का फुलेस्ट यूटिलाइजेशन हम एक राज्य के भीतर ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम हर राज्य के भीतर नहीं कर सकते। मोनार्की, ठीक है, टिरनी, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, इन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत, इन स्टेट्स के अंतर्गत हम अपने रैशनैलिटी के इस यूनिक कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो कहां कर सकते हैं? एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, एक बेस्ट स्टेट के अंतर्गत। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो बेस्ट स्टेट है ये प्रैक्टिकली अटेनेबल होना चाहिए। वो प्लेटो की तरह ये नहीं कहते कि हम एक आइडियल स्टेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ, हमें एक बेस्ट स्टेट चाहिए जहां पर गुड सिटीजन होना, गुड ह्यूमन बीइंग होना होगा। लेकिन ये जो बेस्ट स्टेट है ये प्रैक्टिकली अटेनेबल होना चाहिए। ठीक है, इसे हकीकत में बनाया जाना चाहिए, हम बना सकते हैं इसे हकीकत में, ऐसा होना चाहिए। और एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो बेस्ट स्टेट है, जो कि प्रैक्टिकली अटेनेबल भी है, ये है पॉलिटी, पॉलिटेया। ठीक है, तो हमने देखा था पॉलिटी एक टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। हमने अपने 6 पॉलिटिकल सिस्टम के कैटेगराइजेशन में पॉलिटी को वन ऑफ द नॉर्मल टाइप ऑफ रूल में शामिल किया था। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो बेस्ट स्टेट है, जो प्रैक्टिकली अटेनेबल हो, ये है पॉलिटी, पॉलिटेया। और इस राज्य के भीतर, इस राज्य के अंतर्गत ही हम अपने ह्यूमन कैपेसिटी, रैशनैलिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पॉलिटी का अर्थ, जैसा कि हमने देखा, वो है रूल ऑफ मेनी फॉर द कॉमन इंटरेस्ट, जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर आम हित के लिए, सबों के हित के लिए शासन करें। ठीक है, ये है पॉलिटी। तो रूल ऑफ मेनी फॉर द कॉमन इंटरेस्ट, इसका अर्थ क्या है? यदि इस पॉलिटी के अंतर्गत 100 लोग हों, तो क्या 100 के 100 लोग शासन करें? ठीक है, अपने खुद के कॉमन इंटरेस्ट के लिए? ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो 100 लोग हैं इस पॉलिटी के भीतर, यदि हम मान लें, तो इनमें से कुछ लोग ही शासन करेंगे। 100 में से 10 या 15 या 20 ये लोग ही शासन करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो लोग हैं, बाकी जो 80 या 90 लोग बचते हैं, वो शासन करने में सक्षम नहीं है। वो भी शासन करने में सक्षम हैं।
ठीक है। और जो बाकी बचे लोग हैं वे अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतजार करेंगे। दैट मीन्स पॉलिटी के अंतर्गत जो शासन होगा वहां पर जो लोग होंगे वो पूरी तरह से वर्चुअस होंगे और हर कोई शासन करने में भी केपेबल होगा और शासित होने में भी केपेबल होगा। ऑल विलिंग टू रूल एंड बी रूल्ड इन टर्न। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक साथ शासन करे, ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हर कोई रूलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करेगा। ठीक है, जो रिलेशनशिप होगा रूलर और रूल्ड के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो इक्वालिटी पे बेस्ड होगा। जो अथॉरिटी होगा वो पॉलिटिकल होगा, जहां पर हर कोई रूल करने के लिए भी केपेबल हो और रूल्ड होने के लिए भी तैयार हो। ठीक है, और ऐसा तब होगा जब हर कोई वर्चुअस होगा। तो पॉलिटी हमें तब मिलेगी, जो जिस राजनीतिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम नाम दे रहे हैं पॉलिटी, ये हमें तब मिलेगी जब हमें इस राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद जितने भी लोग हैं हर कोई वर्चुअस हो जाए। जब हर कोई वर्चुअस है तभी हमें पॉलिटी मिलेगी। जब हर कोई रूल करने के लिए भी केपेबल है और रूल्ड होने के लिए भी तैयार है तभी हमें पॉलिटी मिलेगी। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि ऐसे एक पॉलिटिकल सिस्टम को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमने कभी ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं देखा जहां पर हर कोई, हर लोग, हर व्यक्ति वर्चुअस हो, हर कोई रूल करने के लिए केपेबल हो और रूल्ड होने के लिए भी तैयार हो। ये कोई इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को हमने कभी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल वैसे किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे जिसे वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ना कर सकते हो। ठीक है, वो उन्हीं बातों पर यकीन करते हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर हम एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं जहां पर हर कोई वर्चुअस हो, तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो फिर हम पॉलिटी को बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनाएं? तो हम कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटी जो है वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है? ये हमें जानना है। और चलिए देखते हैं कि एरिस्टोटल ऐसा कैसे साबित करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को ऑब्जर्व करना जहां पर हर कोई वर्चुअस हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, नहीं है, प्रैक्टिकली उसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हम प्रैक्टिकली किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम प्रैक्टिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉपुलेशन है, हर पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉपुलेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक पार्ट जो है पॉपुलेशन का वो रिच और वेल्दी होता है और जो दूसरा पार्ट है पॉपुलेशन का वो पुअर होता है। जो रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, बहुत कम होती है, फ्यू। और जो गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, मैनी। और हम देखते हैं कि इन दो सेक्शंस के बीच हर पॉलिटिकल सिस्टम में ये दो सेक्शंस हमें मिलेंगे, रिच और पुअर के। और हम देखते हैं कि इन दो सेक्शंस के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन रहता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है इन दो सेक्शंस के बीच। रिच और वेल्दी फ्यू, पुअर मेनी, हमेशा इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जो इस कॉन्फ्लिक्ट में जीतता है सत्ता उसी के हाथ में जाती है। यदि रिच और वेल्दी फ्यू ये जीत जाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में तो सत्ता इनके हाथ में जाएगी और जो राजनीतिक व्यवस्था बनेगी उसे हम कहेंगे ओलिगार्की, जैसा हमने देखा। और यदि पुअर मैनी ये जीतते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में तो सत्ता इनके हाथ में जाएगी और जो राजनीतिक व्यवस्था बनेगी वो है डेमोक्रेसी। तो एरिस्टोटल हमें कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटी भले ही बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हो, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो है ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। पॉलिटी के लिए हमें चाहिए कि हर कोई वर्चुअस हो, लेकिन हर कोई वर्चुअस नहीं होता। सोसाइटी जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, दो सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, रिच, वेल्दी फ्यू और पुअर मैनी। या तो सत्ता रिच के हाथ होती है जिसे हम ओलिगार्की कहेंगे, या तो सत्ता पुअर के हाथ में होगी जिसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे। तो ये है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन।
ठीक है। तो ओलिगार्की और डेमोक्रेसी ये मोस्ट ऑब्जर्वेबल फॉर्म ऑफ रूल है। ठीक है, ओलिगार्की में क्या होता है? टू मच वेल्थ, सत्ता जिनके हाथ में होती है उनके पास धन बहुत अधिक होता है, टू मच वेल्थ। डेमोक्रेसी में क्या होता है? टू लिटिल वेल्थ, जिनके हाथ में सत्ता होती है उनके पास धन बिल्कुल ही नहीं होता, नाम मात्र होता है, टू लिटिल वेल्थ। पुअर, ठीक है, तो जिनके पास टू मच वेल्थ हो, ठीक है, उनके भीतर एक फीलिंग आ जाती है, एक फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट की, एक अवमानना की फीलिंग, एक तिरस्कार की फीलिंग, एक घृणा की फीलिंग। किसके प्रति? गरीब लोगों के प्रति। ठीक है, ओलिगार्की में जैसा हमने देखा सत्ता किनके हाथों में है? वे लोग जिनके पास धन हो, वेल्थ हो, और ये लोग, ठीक है, जो गरीब है, जिनके पास धन नहीं है, निर्धन है, उनके प्रति एक अवमानना की फीलिंग रखेंगे, एक विद्वेष का भाव रखेंगे, कंटेम्प्ट की फीलिंग रखेंगे। और वहीं अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो सत्ता किनके हाथ में है? वे लोग जो गरीब है, जिनके पास धन बिल्कुल भी नहीं है। तो इनके भीतर भी एक फीलिंग आएगी, और ये जो फीलिंग होगी ये एनवी की फीलिंग होगी, ईर्ष्या की फीलिंग होगी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के भीतर सत्ता गरीबों के हाथ में है और इनके अंदर एक फीलिंग है एनवी की फीलिंग, एक ईर्ष्या की फीलिंग। ठीक है, और ये ईर्ष्या किससे करेंगे? वे उन लोगों से जिनके पास वेल्थ होगा, धन होगा। तो हम देखते हैं कि ओलिगार्की में पावर है वेल्दी के पास, डेमोक्रेसी में पावर है पुअर के पास, और ये दोनों लोग अपने अपने सिचुएशन को जस्टिफाई करेंगे, दोनों अपने पावर को जस्टिफाई करेंगे। और जस्टिफिकेशन के लिए ये एरिस्टोटल के एक प्रिंसिपल का यूज करेंगे, एरिस्टोटल के ही थ्योरी ऑफ जस्टिस का यूज करेंगे। एरिस्टोटल ने अपने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल दिया और उन्होंने कहा कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। जो लोग समान हो उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और जो असमान हो उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। एरिस्टोटल का ये प्रिंसिपल है जस्टिस का, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। और इसी प्रिंसिपल को यूज करके ओलिगार्की में जिनके पास पावर है वो अपने पावर को जस्टिफाई करते हैं, डेमोक्रेसी में जिनके पास शक्ति है वो अपने शक्ति को जस्टिफाई करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो ओलिगार्की में जिनके पास पावर है वे कहेंगे कि क्योंकि वेल्थ में हम अनइक्वल हैं तो पावर में भी हम अनइक्वल होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास अधिक वेल्थ है तो हमारे पास अधिक पावर भी होना चाहिए। वेल्थ के टर्म में वो बात करेंगे, क्योंकि जो गरीब है उनके पास वेल्थ नहीं है, हमारे पास वेल्थ है, तो हम अनइक्वल हुए ना, गरीब और अमीर हम अनइक्वल हुए, तो पावर को भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अधिक वेल्थ है तो हमें अधिक पावर भी मिलना चाहिए, और क्योंकि उनके पास वेल्थ नहीं है तो उन्हें पावर नहीं मिलना चाहिए। हम अनइक्वल हुए, रिच और पुअर अनइक्वल है, तो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल होना चाहिए, क्योंकि एरिस्टोटल खुद कहते हैं कि अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो क्योंकि हमारे पास वेल्थ अधिक है तो हमारे पास सत्ता भी अधिक होनी चाहिए, पावर भी अधिक होनी चाहिए। और ऐसा कहकर ओलिगार्की में जो लोग हैं, सत्ता में जो लोग हैं, वे अपने पावर को जस्टिफाई करेंगे। इसी प्रिंसिपल को वो लोग भी यूज करेंगे जो डेमोक्रेसी में है। डेमोक्रेसी में जिनके पास पावर है, सत्ता है, वो भी इसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे, लेकिन वो क्या कहेंगे कि क्योंकि हम सबों को समान रूप से अधिकार मिला हुआ है, फ्रीडम जो है वो हम सबों को अधिकार समान रूप से मिला हुआ है, हम इक्वली फ्री हैं। अगर हम इक्वली फ्री हैं, ठीक है, तो हमें सत्ता भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जितना फ्री एक वेल्दी पर्सन है उतना ही फ्री एक पुअर पर्सन भी है। तो जितना पावर उस वेल्दी के पास हो उतना ही पावर इस पुअर के पास हो। ये इक्वालिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं हम इक्वल हैं। किस टर्म में? फ्रीडम के टर्म में हम इक्वल हैं। ठीक है, जितनी स्वतंत्रता उस अमीर व्यक्ति के पास है उतनी स्वतंत्रता मेरे पास भी है। तो ऐसा क्यों कि उसे अधिक पावर और मुझे कम पावर? ऐसा क्यों? दोनों की स्थिति तो समान है। फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, फ्रीडम स्वतंत्रता के संदर्भ में अगर हम देखें तो दोनों की स्थिति समान है। वी आर ऑल इक्वल, सो वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, तो ऐसा क्योंकि उनके पास पावर अधिक है, हमारे पास कम है? नहीं।
तो हम क्योंकि इक्वल है तो पावर को इक्वली डिवाइड करना है, हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हम इक्वल हैं और संख्या में हम अधिक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास पावर अधिक होगा, इसीलिए ये डेमोक्रेसी है। और क्योंकि वे संख्या में कम है, वेल्दी पीपल वे संख्या में कम है, क्योंकि इसीलिए उनके पास पावर शक्ति कम होनी चाहिए। हम संख्या में अधिक है तो हमारे पास पावर अधिक होनी चाहिए। तो एरिस्टोटल के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के इन प्रिंसिपल को यूज करके बोथ डेमोक्रेसी में जो सत्ता में है वे और ओलिगार्की में जो सत्ता में है वे दोनों अपने पावर को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं, इसे बताना जरूरी है क्योंकि एरिस्टोटल एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम की तलाश कर रहे हैं जिसे प्रैक्टिकली अटेन किया जा सके, और हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली तो सिर्फ ओलिगार्की और डेमोक्रेसी ही नजर आता है। तो हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि इन ओलिगार्की और डेमोक्रेसी को ही हमें बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हम एक आइडियल स्टेट का निर्माण नहीं कर सकते, हमें ओलिगार्की और डेमोक्रेसी को ही बेस्ट बनाना होगा। एरिस्टोटल ऐसा कहते हैं, इन्हें ही पॉलिटी में कन्वर्ट करना होगा। इसीलिए हम यहां पर ओलिगार्की और डेमोक्रेसी को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए, तो एरिस्टोटल ने कहा कि जब लोग सत्ता में आ जाएं, जब एक ओलिगार्क सत्ता में आए या जब एक डेमोक्रेट सत्ता में आए, तो वो क्या करेंगे? ओलिगार्क और डेमोक्रेट दोनों अपने पोजीशन को सेफगार्ड करना चाहेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि गरीब और अमीर इन दोनों के बीच संघर्ष हमेशा जारी रहता है, और इस संघर्ष में जो जीतता है सत्ता उसी के हाथ में जाती है। तो यदि सत्ता ओलिगार्क के हाथ में गई तो वह पूरी कोशिश करेगा कि सत्ता में बने रहे। यह सदी यदि जो सत्ता है वो डेमोक्रेट के हाथ में गई तो वह पूरी कोशिश करेगा सत्ता में आने के बाद कि सत्ता में वह बने रहे। तो इसके लिए वो क्या करेगा? ओलिगार्क क्या करेगा? रिच जो है वो पुअर को एक्सप्लॉइट करेगा। वो चाहेगा कि गरीब हमेशा कमजोर रहे, वो कभी पावरफुल ना बन पाए, वो एक्सप्लॉइट करेगा पुअर को। और जो डेमोक्रेट होगा वो क्या करेगा? वो रिच को एक्सप्लॉइट करेगा। जब डेमोक्रेट जब पावर में आएंगे, ठीक है, तो वो रिच को एक्सप्लॉइट करेंगे, इनकम टैक्स को बढ़ा देंगे, ठीक है, टैक्स के सीलिंग्स को घटा देंगे, इनकम टैक्स इनसे टैक्स लेंगे और रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनके वेल्थ का, पुअर के, रिच पीपल के वेल्थ का। तो एक तरह से आप देखो इनकम टैक्स के मैकेनिज्म से या और भी कई मैकेनिज्म से ये जो पुअर है जब ये पावर में आएंगे तो ये रिच को एक्सप्लॉइट करेंगे, और ये जब रिच है जब ये पावर में आएंगे तो ये पुअर को एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि दोनों चाहते हैं सत्ता में बने रहना, दोनों चाहते हैं। और सत्ता में वे तभी बने रह सकते हैं जब उनका जो विरोधी है वो कमजोर रहे। तो रिच पुअर को कमजोर करने की कोशिश करेंगे जब वो सत्ता में है, और पुअर जब सत्ता में है तो वो रिच को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो दोनों सिचुएशन है ये अनस्टेबल है। एरिस्टोटल कहते हैं ये दोनों सिचुएशन अनस्टेबल है, और हो सकता है ऐसे सिचुएशन में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट का माहौल क्रिएट हो जाए। हमेशा रिच और पुअर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, रेवोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि ओलिगार्की और डेमोक्रेसी ये मोस्ट ऑब्जर्वेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, और यदि हमें पॉलिटी को बनाना है तो हमें इन्हीं ऑब्जर्वेबल पॉलिटिकल सिस्टम्स को पॉलिटी में ट्रांसफॉर्म करना होगा। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ओलिगार्की और डेमोक्रेसी से रिलेटेड। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, कि ओलिगार्की हो या डेमोक्रेसी सिचुएशन दोनों में अनस्टेबल है। तो हमें इस अनस्टेबल सिचुएशन को दूर करना है, तभी जाकर हम डेमोक्रेसी या ओलिगार्की को पॉलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, उन्हें एक बेस्ट प्रैक्टिकली अटेनेबल पॉलिटिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन को हमें दूर करना है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है, रेवोल्यूशन की जो सिचुएशन है, रिच पुअर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, पुअर रिच को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस सिचुएशन को हमें दूर करना है। एरिस्टोटल इसे दूर करना चाहते हैं, और जब हम इस सिचुएशन को दूर कर दें तभी जाकर हम एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम का निर्माण कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि एरिस्टोटल ऐसा कैसे करते हैं। नाउ एक तरफ है टू मच वेल्थ ओलिगार्की में, और एक तरफ है टू लिटिल वेल्थ डेमोक्रेसी में। याद करिए एरिस्टोटल के गोल्डन
थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन को, जहां पर वो कहते हैं कि जो वर्च्यू है वो दो एक्सट्रीम्स के बीच में होता है। तो यहां पर भी हमें दो एक्सट्रीम सिचुएशन देखने को मिल रहा है। एक तरफ बहुत अधिक संपत्ति, टू मच वेल्थ ओलिगार्की में, और एक तरफ टू लिटिल वेल्थ। तो क्या एक मिडिल पोजीशन हो सकता है इनके बीच में? क्या ये संभव है? बहुत ही प्रैक्टिकली एरिस्टोटल इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं मिडिल पोजीशन की बात कर कर, अपने थ्योरी ऑफ वर्च्यू को यहां अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, याद रहे कि हमें ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, इन दोनों को ही हमें पॉलिटी में कन्वर्ट करना है। हम कोई आइडियल स्टेट बनाने नहीं जा रहे हैं। इन दोनों के डीमेरिट्स को दूर करना है, क्योंकि यही दो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो सबसे अधिक रूप में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम में टू मच वेल्थ है ओलिगार्की में, और एक पॉलिटिकल सिस्टम में टू लिटिल वेल्थ है। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस को डिनोट करते हैं। क्या कोई मिडिल पोजीशन हो सकता है? एरिस्टोटल कहते हैं क्या कोई मिडिल पोजीशन हो सकता है? नीदर टू मच नॉट टू लिटिल। बहुत अधिक वेल्थ भी ना हो और बहुत कम वेल्थ भी ना हो। और अगर कोई एक ऐसा क्लास है जो इस पोजीशन में फिट बैठता है, जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति भी ना हो और बहुत कम संपत्ति भी ना हो, यदि कोई ऐसा क्लास है तो वो क्लास वर्चुअस क्लास होगा। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल बात करते हैं कि जो मीन पोजीशन है, जो बीच का रास्ता है, वो वर्च्यू है। दो एक्सट्रीम के बीच में जो रास्ता है वो वर्च्यू है, एरिस्टोटल ऐसा कहते हैं। तो यदि कोई ऐसा क्लास है जो बहुत अधिक, जिसके पास संपत्ति ना हो और बहुत कम भी संपत्ति ना हो, यदि कोई ऐसा क्लास है तो वो क्लास वर्चुअस क्लास होगा। और एरिस्टोटल कहते हैं कि हां, ये जो क्लास है इसके पास कंटेम्प्ट की फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि इसके पास बहुत अधिक धन भी नहीं है कि यह इतना धन भी नहीं है कि ये गरीबों को तिरस्कार के भाव से देखे, उनका अपमान करे। तो कंटेम्प्ट की फीलिंग भी इनके पास नहीं होगी, और इनके पास एनवी भी नहीं होगा, और इनके पास इतना कम धन भी नहीं है कि ये ईर्ष्या करे अमीरों से। इनके पास संतुलित मात्रा में धन है। जब इनके पास संतुलित मात्रा में धन होगा तो इनके भीतर कंटेम्प्ट की फीलिंग भी नहीं होगी, गरीबों के प्रति अवमानना तिरस्कार की फीलिंग भी नहीं होगी, और इनके अंदर एनवी की फीलिंग भी नहीं होगी, ईर्ष्या विद्वेष की भावना भी नहीं होगी अमीरों के प्रति। इसलिए ये क्लास वर्चुअस होगा, ये खुद में संतुष्ट होगा। इसके भीतर ना कंटेम्प्ट की फीलिंग है ना एनवी की फीलिंग है। और ऐसे क्लास को एरिस्टोटल कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास। और यदि एक ऐसा क्लास है, यदि हम एक ऐसे क्लास का निर्माण कर पाते हैं जो वर्चुअस हो, जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति भी ना हो, बहुत कम संपत्ति भी ना हो, जिसके भीतर कंटेम्प्ट की फीलिंग भी ना हो और एनवी की फीलिंग भी ना हो, ईर्ष्या की फीलिंग भी ना हो और विद्वेष और तिरस्कार की भावना भी ना हो, यदि कोई ऐसा क्लास है तो वह है मिडिल क्लास। और जब सत्ता शासन मिडिल क्लास के हाथ में होगी, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है ये बेस्ट सूटेड है रूल करने के लिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वर्चुअस क्लास है। और जब सत्ता इनके हाथ में होगी तब हमें मिलेगा एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसे हम कहेंगे पॉलिटी। तो आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती से एरिस्टोटल ने ओलिगार्की और डेमोक्रेसी दोनों के मेरिट्स को लिया और फिर पॉलिटी बना डाला। उन्होंने कहा कि ओलिगार्की को पॉलिटी में कन्वर्ट करना है, एक मिडिल क्लास को वहां पे ले आइए। डेमोक्रेसी को पॉलिटी में कन्वर्ट करना है, एक मिडिल क्लास को ले आइए। और मिडिल क्लास ही है जो वर्चुअस क्लास है। सत्ता यदि उसके हाथ में है तो ये पॉलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्योंकि ये वर्चुअस क्लास है, ये बेस्ट सूटेड है रूल करने के लिए। ये रूल करेगा, अपने वर्च्यू का इस्तेमाल करके ये रूल करेगा और बाकी हर किसी को वर्चुअस बनाने की कोशिश करेगा। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम एक इसी स्टेट को अटेन कर सकते हैं जो बेस्ट हो। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी प्रैक्टिकल नहीं है। टिरनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी ये परवर्टेड रूल है। यहां पर जो रिलेशनशिप है वो मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप है। ये बेस्ट नहीं है, हो ही नहीं सकते। तो बेस्ट क्या हो सकता है? एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर सत्ता रूल जो है वो मिडिल क्लास के हाथों में हो। और जब मिडिल क्लास रूल करे, ठीक है, अपने वर्च्यू के कारण रूल करे,
तो वो पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ट होगी, बेस्ट प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम होगी जिसे हम पॉलिटी कहेंगे। तो इस तरह एरिस्टोटल कहते हैं कि जब हम इस पॉलिटी का हिस्सा बनेंगे, जब हम इस पॉलिटी का हिस्सा बनेंगे और इस पॉलिटी के अंदर बने गए नियमों और कानूनों का पालन करेंगे, तो हम एक गुड सिटीजन भी होंगे और साथ साथ हम एक गुड ह्यूमन बीइंग भी होंगे। तो कुछ इस तरह एरिस्टोटल अपने पॉलिटी को समझाते हैं। तो पॉलिटी एक बेस्ट प्रैक्टिकल रेजीम है, ठीक है, जो पॉसिबल है जिसे अटेन करना। ये एक मिक्स्ड रेजीम है, हमेशा याद रखिएगा, ये मिक्स्ड रेजीम है। ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का मिक्सचर है ये। ओलिगार्की से हमने कुछ मेरिट्स लिए और डेमोक्रेसी से कुछ उसके मेरिट लिए, और दोनों के बेस्ट पार्ट को हमने मिला दिया और हमें पॉलिटी मिला। और यहाँ पर जो रूल होगा, जो शासन होगी, वो मिडिल क्लास के द्वारा होगी। और मिडिल क्लास जो है वो सबसे वर्चुअस क्लास है, इसीलिए वो शासन करने के लिए सबसे अधिक एलिजिबल है। तो इस तरह एरिस्टोटल बात करते हैं पॉलिटी की। और इसी के साथ हम एरिस्टोटल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को एंड करते हैं अपने इस डिस्कशन पॉलिटी के ऊपर, इस डिस्कशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको एरिस्टोटल समझ में आया होगा। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। एरिस्टोटल के ऊपर कुछ और बातें हम करेंगे लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी इन्हीं बातों पर केंद्रित है: सिटीजनशिप, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटी, बेस्ट प्रैक्टिकल रिजीम। मुख्यतः इन बातों पर ही उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी केंद्रित होती है। तो इस तरह हम एरिस्टोटल को एंड करते हैं यहाँ पर। इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे पूरे वीडियो सीरीज़ को, एरिस्टोटल के ऊपर जो वीडियो सीरीज़ मैंने बनाया उसे देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।